फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर कुछ कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। BES 122 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की कुछ यूनिट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देख सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 7, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन 1964 टू 1985। अगर बात करो इस वाले चैप्टर की तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो आते हैं बच्चे द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, जिसको हम पॉपुलरली कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हर क्वेश्चंस पे आप लोगों के साथ डिस्कस मैं करती हूँ। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में एजुकेशन कमीशन के बारे में बताना था कि एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन क्या था। और क्वेश्चन एक और आया है, कहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेप्स रिकमेंडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। तो ये क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन स्ट्रक्चर क्वालिटी, ये सारा जो टॉपिक है ना एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, ये ज़रूर देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम चैनल को देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ना सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो भी बच्चा अपना टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आ जाती है एजुकेशन कमीशन कौन से ईयर में आया। ये आया है बच्चे 1964 टू 66। पॉपुलरली इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। अपॉइंट किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। 14 जुलाई 1964 को जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो 14 जुलाई 1964 को हुआ था। नेक्स्ट विद द एम, यहाँ ये हिम ये आपकी क्या कहते हैं, टाइपिंग एरर है, एम आएगा। एम क्या था इसका? टू एडवाइस अ गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारा नेशनल पैटर्न है, जो एक एजुकेशन में स्ट्रक्चर है, वो हर जगह पर कॉमन होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए कि नेशनल अबाउट द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड इन ऑल आस्पेक्ट्स। तो एक चीज़ यहाँ से जानने की ज़रूरत है कि ये जो था ना, ये वाला कमीशन सभी स्टेजेस को लेकर के था। ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं था। जिस इससे पहले जितने भी आपके आयोग आए, या तो वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया, या फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए आया, या फिर वो प्राइमरी के लिए आया, या फिर वो अपर प्राइमरी के लिए या एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया, लेकिन कोई भी आयोग ऐसा नहीं था जो सारी स्टेजेस को कवर करे, चाहे फिर वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल है। तो पहला कमीशन ऐसा एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन ही था जिसने सभी स्टेजेस को और सभी एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को शामिल किया। इसी वजह से इसको बहुत ये प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है। और अगर बात करें कि इसको कोठारी कमीशन क्यों कहा जाता है, तो इसका एक रीज़न ये है कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था प्रोफेसर DS कोठारी। तो ये उनके उनके इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, इसी के नाम पर इसको पॉपुलरली हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन में 17 मेंबर्स थे। कितने थे? 17 मेंबर्स थे। अब अगर बात करें कि कमीशन में कितने टास्क फोर्सेस थी, तो 12 टास्क फोर्सेस थी। कमीशन सेटअप 12 टास्क फोर्सेस, और ये टास्क फोर्सेस कौन कौन से थी? स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन जो आप 15 से 35 वर्ष वाले हो गई, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस, स्टूडेंट वेलफेयर, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, मैन पावर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल फाइनेंस। तो ये थी 12 एरियाज़। इसको आप 12 टास्क फोर्सेस को ये समझ सकते हो कि कौन कौन से एरियाज़ थे जिन पर इन्होंने या इस कमीशन ने वर्क किया था। तो स्कूल एजुकेशन पे भी किया, हायर एजुकेशन के भी किया, तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन पे भी किया, आपके जो एग्रीकल्चर या कृषि से रिलेटेड जो शिक्षा है उसके ऊपर भी किया, प्रौढ़ शिक्षा भी ली, वैज्ञानिक या साइंस एजुकेशन को भी इन्होंने शामिल किया, एजुकेशन रिसर्च को। टीचर ट्रेनिंग, टीचर स्टेटस, ये जो टीचर ट्रेनिंग आपके डाइट्स
एंड ऑल, ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो रन करती है, कोर्सेज कराती है, उनको भी इन्होंने लिया। स्टूडेंट वेलफेयर, जितने भी नई टीचिंग और टेक्निक्स है, मेथड्स है, उन सब के लिए। मैन पावर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल फाइनेंस। तो ये है 12 टास्क फोर्सेस जो इसके अंदर थी। इसके साथ ही इसमें 7 वर्किंग ग्रुप्स थे। अब वो 7 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से थे? तो वो थे बच्चे, वीमेंस एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए एजुकेशन के लिए काम जो करे, वो वाला वर्किंग ग्रुप। स्कूल बिल्डिंग्स कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, उसके लिए वर्किंग ग्रुप था। स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, जिसमें स्कूल जो है वो कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करेगी स्कूल में, या स्कूल का कम्युनिटी से क्या रिलेशन है, उस चीज़ को लेकर के। जैसे आपकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, तो उसमें भी जो कम्युनिटी है वो आप स्कूल और कम्युनिटी के बीच में एक रिलेशन स्थापित होता है। या फिर आप कम्युनिटी से डिफरेंट कोई अगर वर्किंग है, या क्राफ्ट एजुकेशन के लिए, या कारपेंटरी की शिक्षा देने के लिए अगर आप बाहर से किसी एंटरप्रेन्योर को बुला रहे हो और बच्चों को वो शिक्षा देने के लिए कह रहे हो, चाहे वो आर्ट एजुकेशन की है, चाहे वो जो आपके ये सैंड आर्ट की हो गई, जो रेत से आर्ट बनाते हैं वो हो गई, तो कोई भी कला है, तो इस तरीके से जब उनको बुला के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, तो इस तरीके से कम्युनिटी और स्कूल का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको लेकर के भी एक वर्किंग ग्रुप था। फिर स्टैटिस्टिक्स को लेकर के भी, प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड स्कूल करिकुलम को लेकर के भी वर्किंग ग्रुप्स थे। तो कितने वर्किंग ग्रुप है? 7। और कितने टास्क फोर्सेस है? 12। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। अब बात करते हैं कोठारी कमीशन रिपोर्ट की। तो जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी बच्चे, वो 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी, जिसका पहला जो पार्ट था वो डील करता था जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन। जनरल एस्पेक्ट्स जितने भी है एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, पहले खंड की जो बात हो रही है, ये हर स्टेज के लिए समान था, कॉमन टू ऑल स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। जितने भी हमारे एजुकेशन के सेक्टर है, या जितनी भी एजुकेशन में स्टेजेस है, चाहे वो प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, सीनियर सेकेंडरी, वट एवर द स्टेज इज, इट इज़ कॉमन फॉर एवरी स्टेज। ठीक, एंड एवरी सेक्टर ऑफ एजुकेशन। दीज इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी? रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसको रीओरिएंटेशन करे, उसमें जो कमियां है या उसके अंदर एक जो इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ लाए, एक उसमें नयापन लाए। टू एजुकेशन सिस्टम टू नेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, improvement of teachers, enrollment policies and equalization of education policy। तो ये जो वर्क कर रहा था, ये किस चीज़ के लिए? कि जो टीचर्स है उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। टीचर जो हो, उनका जो मेन जो एम होता है एक टीचर का, वो ये होता है कि हम अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करना। लेकिन ट्रांसमिट नॉलेज कब होगी? जब टीचर खुद एक प्रशिक्षित होगा, टीचर खुद ज्ञानी होगा, तभी तो वो अपने शिष्यों को एजुकेशन देगा। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स में यही आ जाएगी कि वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों के लेवल के को देख कर के, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स को देख कर के एजुकेशन इम्पार्ट करे। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स की बात हुई। एनरोलमेंट पॉलिसीज़, कि बच्चों का जो नामांकन है या बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो काफ़ी कम थी, ड्रॉप आउट के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। सभी को समान रूप से एजुकेशन के अवसर प्रदान हो, इस चीज़ को लेकर के, और एक नेशनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो हमारे नेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए। तो ये चीज़ें थी इसके फर्स्ट पार्ट में शामिल। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर आ गया था जितने भी हमारे स्कूल एजुकेशन को लेकर के, विद्यालय की शिक्षा को लेकर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें शामिल हो गए थे। अब स्कूल एजुकेशन एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। इसके अंदर आ गई थी प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, टेक्स्ट बुक्स, गाइडेंस, इवेलुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न। तो ये सारे स्कूल एजुकेशन के एस्पेक्ट्स सेकेंड पार्ट में, कोठारी कमीशन रिपोर्ट के सेकेंड पार्ट में शामिल थे।
तो किस तरीके से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जो एजुकेशन है उसका विस्तार नहीं हो रहा है, वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अब ये कह लीजिए कि पहले क्या था, कुछ स्कूल्स में फीमेल या वीमेन टीचर नहीं थी, तो इस वजह से भी स्कूल एजुकेशन गर्ल्स नहीं ले पा रही थी, या फिर सेपरेट टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से एजुकेशन में एनरोलमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, एजुकेशन का एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे थे, या फिर ड्रॉप आउट जल्दी कर रहे थे। अगर नाम लिखवाया पहले में ही, फर्स्ट क्लास में है, फिर बच्चों ने नाम कटवा लिया, सेकंड क्लास में हुए कुछ ने तब नाम कटवा लिया, तो ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई था। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स थी, इनको डील करने के लिए स्कूल एजुकेशन तक करिकुलम के ऊपर टीचिंग मेथड्स, टेक्स्ट बुक, गाइडेंस, इवेलुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न, तो इन सब पॉइंट्स को लेकर के था हमारा जो सेकंड पार्ट था। ये साथ ही जो हमारी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स, तो स्कूल एजुकेशन को लेकर ही नहीं, साथ ही ये किस चीज़ को लेकर भी था बच्चे, ये यूनिवर्सिटी लेवल को लेकर के भी था। हायर एजुकेशन में भी जितनी प्रॉब्लम्स है, स्कूल एजुकेशन की समस्याएं तो देखे देखे ही मतलब डील करनी ही थी, साथ ही जो हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है उनको भी डील करना था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। द थर्ड पार्ट डील्स विद एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो यहाँ जो ये सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट का आप कह सकते हो कि इसका जो अम, ये जो है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। ये अपने अंदर, इसके अंदर स्कूल एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट भी शामिल थी, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे फिर वो टीचिंग मेथड हो, चाहे फिर वो टेक्स्ट बुक कैसी हो, उसका इवेल्युएशन बच्चों का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सुपरविज़न, इन सब को लेकर को के तो था ही। हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स भी इसमें शामिल थी कि किस तरीके से जो इस्टेब्लिश जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बच्चों तक पहुँचे, वो चीज़, एनरोलमेंट हो, एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। तो ये चीज़ें पहले क्या है, अगर आप बहुत पहले के मतलब लोगों को देखोगे, तो कोई आपको 10वीं पास मिलेगा, कोई आपको 12वीं पास मिलेगा, कोई आपको 8वीं पास मिलेगा। तो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कितनी प्रॉब्लम्स थे कि लोग सिर्फ स्कूल एजुकेशन पे ही, वो भी पूरी कंप्लीट ना करते हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ देते थे, एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये सब जो प्रॉब्लम थी ना, उनको डील करने के लिए साथ ही इन्होंने बात की थी जो आपके एग्रीकल्चर, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर भी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और जो एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा की जो प्रॉब्लम्स थी इन सबको कैटर करने के लिए भी इसमें बात कही थी। और जो तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट की मैंने बात कही, इसके अंदर एजुकेशन की जैसे किस तरीके से प्लानिंग होगी, कौन कौन से लेवल पर क्या क्या प्लानिंग होनी है, प्लानिंग होना ज़रूरी होता है तभी तो आप एग्जीक्यूट करोगे। तो एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से लेकर के या फाइनेंस जो है उस ये सब डील कर रहा था थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट थी वो 3 खंडों में या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। 17 मेंबर्स थे और इनके चेयरमैन प्रोफेसर DS कोठारी थे। अब नेक्स्ट आ जाता है द एसेंस ऑफ द कमीशंस रिपोर्ट एज स्टेटेड इन द फॉरवर्ड इज इंडियन एजुकेशन नीड्स अ ड्रास्टिक reconstruction, almost a revolution. The major reconstruction needed was as follows. तो कौन कौन से reconstruction चाहिए थी, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये आपने फर्स्ट वाली पार्ट जो मैंने रिपोर्ट की बताई, तो उसमें भी सबसे पहले आपने यही पढ़ा कि द फर्स्ट पार्ट डील्स विद जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल कंस्ट्रक्शन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। तो ये कौन से रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल है, वो चीज़ भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले है इम्प्रूवमेंट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंदर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा है वो काफ़ी प्रभावी हो। सेकंड कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन के अंदर जो कार्यानुभव या वर्क एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा जिसमें बच्चों को वोकेशनल
ट्रेनिंग कह सकते हो, कुछ बनाना नई चीज़ें, कुछ रीयूज़ करना, फ्लावर्स बनाना, जो हमारे पुरानी चीज़ें पड़ी है घर में उससे हम कुछ नया रिफॉर्म करें। तो वर्क एक्सपीरियंस में काफ़ी बच्चे कुछ सीख जाते हैं, काफ़ी सारे स्किल्स। तो ये कहा गया कि ये जो वर्क एक्सपीरियंस है इसको इंटीग्रल एलिमेंट बना दीजिए जनरल एजुकेशन का। इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कही। सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन की बात कही कि वोकेशनलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें फिर आपकी कढ़ाई बुनाई या होम साइंस शामिल हो जाए, चाहे फिर उसमें आपकी कारपेंट्री या टेक्निकल एजुकेशन शामिल हो जाए, लेकिन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस हो एट सेकेंडरी लेवल। तो ये चीज़ इसमें कही गई। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो वो पाओगे कि कहा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एट ऑल लेवल्स। टीचर्स की क्वालिटी में, टीचर्स की गुणवत्ता में सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत थी। और वो सिर्फ प्राइमरी पे नहीं, वो हर एक लेवल पर, चाहे फिर वो प्राइमरी है, चाहे वो प्री प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी है, चाहे वो हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हर एक लेवल पर क्वालिटेटिव टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचर्स की सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी भी ज़रूरी है। पहले टीचर्स की कमी भी, शॉर्टेज भी थी, जिसमें एक ही टीचर पूरा स्कूल को संभाल रहा है, एक ही टीचर क्या कर रहा है, डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें भी थी, जिसमें क्या होता था कि टीचर जो है वो बड़ी क्लास को पढ़ा रहा है, उसके बाद उनमें से जो मतलब होशियार बच्चे हैं या फिर जिन्होंने सीख लिया, वो अपनी छोटी क्लासेस वाले बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से स्कूल एजुकेशन चलती थी। तो ये चीज़, इस चीज़ को कहा गया कि सफिशिएंट स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है टीचर्स की, कि टीचर्स ही बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करे, बच्चे अपने क्लास में पढ़े और टीचर्स जो है अलग अलग क्लासेस की डिफरेंट हो। लिक्विडेशन ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी को हमें दूर करना है, तो उसके लिए जो भी असाक्षरता है उससे किस तरीके से उसका समाधान हो, उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी, स्ट्राइव टू अटेन इन सम ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट हायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो क्या जो ये एडवांस स्टडी के सेंटर्स है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इनके जो मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं, या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलती है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी है, तो उसका ही स्टैंडर्ड मेंटेन करे भारत में भी। तो इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई कि एक बहुत ही अच्छे लेवल की जो शिक्षा है वो बच्चों को प्रदान की जाए, वो अटेन किया जाए, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके जैसी ही शिक्षा हो। नेक्स्ट है लेइंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग और रिसर्च दोनों के ऊपर भी बल देने की ज़रूरत है। ठीक, इसमें टीचिंग तो देखिए, जो टीचिंग होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अभी जब जब आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा, जब मैं आप लोगों को BES 121 बता रही थी, तब आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा। तो एक टीचर क्या है, एक रिसर्चर का भी काम करती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से डील करना पड़ता है, डिफरेंट बिहेवियर से डील करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक्शन रिसर्च की बात नहीं है, जितने भी एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी फंडामेंटल रिसर्चेस होती है, जो भी हमारा करिकुलम है, वो सेटअप होता है, तो बड़े बड़े जो एजुकेशनल प्लानिंग एजुकेशनिस्ट होते हैं वे प्लान करते हैं। नेक्स्ट जो है पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंसेस। तो हमारा जो अटेंशन है वो किस पे, एजुकेशन पर तो हो ही, साथ में एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए और साइंस के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जिसके बात की एजुकेशन कमीशन ने। एजुकेशन कमीशन के ऊपर कुछ भी आता है तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक स्क्रीन पर देख रहे हो वो है बच्चे रिफॉर्म्स नीडेड इन एजुकेशन। कौन कौन से चेंजेस की, कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी एजुकेशन में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन इज़ टू ट्रांसफॉर्म इट, इसको
ट्रांसफॉर्म किया जाए, एजुकेशन को बदलाव इसमें लाया जाए, इसको जीवन से जो आज का टाइम है उससे अपडेट किया जाए, रिलेट किया जाए लाइफ से। जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं है, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, उन सब से रिलेट किया जाए और एजुकेशन को एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाए कि बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वे जिससे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। जो हमारे नेशनल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात कही। तो इसके लिए 4 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कही है, 4 उद्देश्य सजेस्ट किए गए कमीशन के द्वारा। वे 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे वो सुनिए। पहला कहा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़े तो एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें यहाँ भी देख सकते हो, तो इसमें लिखा कि प्रोग्राम्स नीडेड टू रिलेट एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी आर। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिससे एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी से हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो वो साइंस एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस और वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये चीज़ें होगी तो प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट होगी। आगे चल करके जो बच्चे हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी और वो खुद का भी अपना काम कर सकते हैं। अगर उनको कोई सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है तो वो खुद का भी अपना कार्य कोई भी स्थापित कर सकते हैं। कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई उनके अंदर कला है तो वो उसका उपयोग करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड उद्देश्य जो बताया वो है अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। थर्ड है एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ है कल्टीवेट सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव बताया है। तो सोशल, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता जिसको कह सकते हो, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए कि कॉमन स्कूल हो। कॉमन स्कूल का मतलब है कि हर एक बच्चों के लिए जो स्कूल पैटर्न है वो चीज़ें सेम हो। अगर कहीं पर ये चीज़ फॉलो हो रही है एक स्टेट में 10+2+3, तो यही चीज़ें हर जगह पर समान हो। कॉमन स्कूल पैटर्न होना चाहिए। सोशल एंड नेशनल सर्विस की जो फीलिंग्स है वो इनकलकेट हो। लैंग्वेज पॉलिसी की बात कही। लैंग्वेज पॉलिसी में एक बहुत ही बढ़िया बात है कि मदर टंग मीडियम, मदर टंग हो, मातृभाषा मीडियम होनी चाहिए हर स्टेज पर, चाहे वो विद्यालय में शिक्षा हो रही है उसकी बात हो या फिर कॉलेज लेवल पर बात हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात हो, लेकिन मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ हो गई। प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। बच्चों को जो नेशनल अपने नेशन की तरफ बच्चों को कॉन्शियस करने की ज़रूरत है, उसके लिए अटेम्प्ट करने चाहिए। उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो रीइवैल्यूएशन है हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करे, उनके बारे में वो जाने, हमारे जो विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है उनके बारे में जाने और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो फेथ है वो जनरेट हो। एंड द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फेथ इन द फ्यूचर टुवर्ड्स विच वी एस्पायर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, किस तरीके से अचीव हो सकता है ये। एजुकेशन की अगर बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, philosophy, religions and history of India, and by introducing the students to Indian architecture, sculpture, painting, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा। तो ये सब अगर होगा तो बच्चे अपनी नेशन की तरफ भी कॉन्शियस होंगे। उनको पता चलेगा कि हमारी क्या सभ्यता रही है, क्या संस्कृति रही है और उससे उसको एजुकेशन के साथ वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारी जो टीचिंग थी उसको काफ़ी लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये सब हो, साथ ही बच्चों को इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा ये सब भी उनके एजुकेशन में इंक्लूड किए जाए, इंट्रोड्यूस किए जाए। There is no contradiction between the promotion of national consciousness and the development of international understanding, which education should stimulate simultaneously strive to promote. तो कोई भी हमें द्वंद्व सिचुएशन नहीं देखनी चाहिए, कोई भी हमें ऑपोजिट सिचुएशन नाम देखने को मिले कि हम जब बच्चों को अपनी राष्ट्रीय एकता के बारे में या अपनी नेशनल कॉन्शियस
नेस उनके अंदर प्रमोट कर रही है कि वो हमारे कल्चर के बारे में जाने। जैसे इंडिया के बच्चे हैं तो इंडिया के कल्चर के बारे में जाने, इंडिया के इतिहास के बारे में जाने। तो ये चीज़ तो हो, लेकिन ये नहीं है कि उनके अंदर जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है दूसरे देशों को लेकर के, जो हम कहते हैं ना म्यूचुअल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल पीस होना ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि उनके बीच में वो अपनी कंट्री को तो महत्व दे, अपनी कंट्री को तो इम्पोर्टेंस दे, अपनी कंट्री को तो प्यार करे, नेशनलिज्म की फीलिंग भी आ जाए, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को बुरा समझ रहे हैं, दूसरी किसी कंट्री के धर्म या जाति किसी विशेष को बुरा समझ रहे हैं, या ये समझ रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, इस वाले देश ने ऐसा किया, ये हमारा दुश्मन है। तो वो चीज़ भी ना हो, ये जो फीलिंग्स है ये ऐसे फीलिंग्स ना डले, और अपने हमारे जो गोल्स हैं वो एक अच्छी तरीके से प्रमोट हो। एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी डिज़ाइन टू इनकलकेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो हमारे जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, स्कूल्स में हो चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, उससे बच्चों के अंदर जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका विकास ज़रूर हो, उनके अंदर वे ज़रूर आए। चाहे फिर वो आपकी इक्वालिटी की भावना है, समान सबको समान समझा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे फिर वो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम, अपने जितने भी हमारे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें वो जाने। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में देखिए, जब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की, तो इसमें बात बच्चे ये आ जाती है कि एजुकेशन को जैसे पहले समझते थे कि सिर्फ एजुकेशन या शिक्षा का काम यही है कि हम अपने ज्ञान को एक बच्चे से दूसरे बच्चे में डाल दें। मतलब जो गुरु है वो अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर दे अपने स्टूडेंट्स में, या उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या कोई भी फिनिश प्रोडक्ट है वो उसके लिए प्रिपेयर करे कि ये बच्चा ऐसा बन जाए, ये चीज़ हो जाए। लेकिन विद टाइम क्या हुआ है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप करने की भी बातें एजुकेशन में आ जाती है। उनके अंदर जो प्रॉपर इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, वैल्यूज़ है, बिल्डिंग अप ऑफ सच एसेंशियल स्किल एज इंडिपेंडेंट स्टडी एंड टू कैपेसिटी टू थिंक एंड जज फॉर वन सेल्फ। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का होना, सिर्फ एक नॉलेज इम्पार्ट कर दी वही नहीं है, चार किताबें पढ़ा दी सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है। साथ ही उनको सही उनके अंदर मूल्यों का विकास हो, सही उनके इंटरेस्ट, प्रॉपर इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो, प्रॉपर उनके अंदर एटीट्यूड आए, एक पॉजिटिव आउटलुक उनके अंदर आए, क्यूरियोसिटी है उनकी वो कहीं पर दबे ना। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है या कुछ क्यूरियस ज़्यादा दिखता है, आतुर है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उनकी क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जाए कि बच्चा, और साथ ही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो चीज़ भी बच्चों के अंदर इनकलकेट की जाए। तो इस तरीके से एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम रेजिंग द एजुकेशनल लेवल ऑफ द एवरेज सिटीजन, इट मस्ट ट्राई टू क्रिएट एन इंटेलिजेंशिया ऑफ एडुकेट साइज एंड competence which comes from all strata of society and whose loyalties and aspirations are rooted to the Indian soil। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमें क्या करना है कि एवरेज सिटीज़न जो है उनको ही रेज करना है, बल्कि जितने भी सोसाइटी में जितने भी स्ट्राटा है, जितने भी कैटेगरीज है, हर एक को हमें साथ में लेकर के चलना है, और सबके अंदर एक एडिक्वेट लेवल का इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो इसको आप खुद भी समझ जाओगे कि एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा हो जो हमारे सोशल, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है उनके ऊपर ध्यान दे। सिलेबस गिविंग वेल चोजन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द मेजर रिलीजन शुड बी इनकलकेटेड एज अ पार्ट ऑफ कोर्स इन सिटीजनशिप और एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अप टू द फर्स्ट डिग्री। तो ये चीज़ें आप खुद भी बना करके आ सकते हो कि मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो गई वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल वैल्यूज़ या सोशलाइजेशन, BES 121 में क्या पढ़ाया था, जितने भी हमें कहाँ रहना होता है, सोसाइटी में रहना होता है, तो वो चीज़ें भी अगर आप इसके अंदर लिख दोगे कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एटीट्यूड्स है, बिलीव्स है, रिचुअल्स है, वो सब हम सीखें, नॉलेज ग्रहण करें, तो वो चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मानव को, सामाजिक प्राणी, एक लिविंग बीइंग को सोशल बीइंग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि हमें समाज में रहना होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। ये वाली बातें आ जाती है थोड़ा सा ध्यान देने वाली। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या कहा कमीशन ने? द कमीशन रिकमेंडेड दैट द न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर शुड कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। 1 से 3 साल, जो पहले जो 3 साल है बच्चे के, फर्स्ट 3 years है, उसमें प्री स्कूल एजुकेशन आएगी। प्री स्कूल एजुकेशन आएगी जिसमें आप अपनी कौन सी वाली एजुकेशन शामिल कर सकते हो, जिसमें आप अपनी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये जो करते हो ना, ये वाली क्लासेस शामिल हो जाएगी। तो प्रथम 3 वर्ष प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। फिर कहा कि 10 पीरियड ऑफ जनरल एजुकेशन, जो हमारी जो सामान्य शिक्षा है उसके लिए 10 वर्ष कहे, जिसको सब डिवाइड किया गया किस तरीके से कि a primary stage of 7 to 8 years, a lower primary stage of 4 or 5 years, and a higher primary stage of 3 or 2 years, and lower secondary stage of 2 or 3 years of general education, or 1 to 3 years of vocational education। तो ये चीज़, ये एक स्ट्रक्चर बताया गया। तो इसको आप ना एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चे कि आपका जो बच्चा 4 से 5 साल का होगा, तो मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो बच्चा होगा वो आ जाएगा लोअर प्राइमरी स्टेज में। अपर प्राइमरी या हायर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो वो 2 से 3 वर्ष की जो होनी चाहिए, इसके अंदर आप अपनी तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा शामिल कर सकते हो। तो ये चीज़ें बात हुई थी प्राइमरी स्टेज लेवल की। लोअर सेकेंडरी स्टेज की बात की तो वो 2 से 3 वर्ष की, तो इसमें छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा को आप लेकर के चल सकते हो। फिर उसके बाद कहा कि 1 to 3 years ऑफ vocational education, the enrollment in vocational courses being raised to 20% of the total। और जो vocational courses में enrollment है वो 20% तक उसमें वृद्धि हो, टोटल जो जितने भी स्टूडेंट्स है उसको देख करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years ऑफ जनरल एजुकेशन और 1 to 3 years ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, द एनरोलमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन बिंग रेज टू 50% ऑफ द टोटल। तो हायर सेकेंडरी स्टेज की बात की तो वो आ गई आपकी 2 वर्ष की, वो आ गई आपकी 2 वर्ष की। अ हायर एजुकेशन स्टेज हैविंग अ कोर्स ऑफ 3 years और मोर फॉर द फर्स्ट डिग्री फॉलोड बाय ऑफ वेरिंग ड्यूरेशन फॉर द सेकेंड और रिसर्च डिग्रीज। तो यहाँ पर जो आपकी हायर सेकेंडरी आ गई, ठीक है, हायर सेकेंडरी आ गई, इसमें आप 11वीं 12वीं कक्षा जो है आपकी वो चीज़ देखिए, या ये जो आपकी हायर एजुकेशन स्टेज की बात कर रही है, तो ये इसके अंदर आपके जो 3 years की जो कोर्स होते हैं, 3 years का जो आपका बैचलर डिग्री वगैरह है कॉलेज लेवल पर, वो उसमें हायर एजुकेशन आ जाती है, जो उच्च शिक्षा है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट कहा एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 शुड ऑर्डिनरली बी नॉट लेस देन 6+। तो पहली कक्षा में जो बच्चा हो वो 6+ से कम आयु का ना हो, ये चीज़ भी कही गई। फर्स्ट पब्लिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड कम एट द एंड ऑफ फर्स्ट 10 years ऑफ स्कूलिंग। तो ये जो 10वीं के बाद जो बोर्ड वाली बात कही है कि पहले जो एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं आफ्टर 10th क्लास, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कोठारी आयोग का ही दिया हुआ है, जिसने कहा कि जो पहले जो पब्लिक एक्सटर्नल एग्जाम होने चाहिए वो जब 10 वर्ष की शिक्षा हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद होनी चाहिए। द सिस्टम ऑफ स्ट्रीमिंग इन स्कूल शुड बी मेड अंटिल बियॉन्ड क्लास 10th। तो ये चीज़ कही गई कि द सिस्टम ऑफ स्ट्रीमिंग इन स्कूल्स शुड बी मेड अंटिल बियॉन्ड क्लास 10th। द प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस टू सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये जो कुछ है आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये सब की देन है कि हमें जो 10+2+3 सिस्टम देखने को मिलता है हर जगह, 10वीं 12वीं और फिर ये 3 साल की जो ग्रेजुएशन है वो चीज़। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या बदलाव आए, इससे क्या क्वालिटी में असर पड़ा। क्वालिटी की अगर बात करें तो द कमीशन रिकमेंडेड डायनामिक एंड इवॉल्विंग स्टैंडर्ड एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ इन ऑर्डर टू एनहांस क्वालिटी इन एजुकेशन। तो कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो हमारा स्टैंडर्ड है ना उसको जितनी भी हमारी फैसिलिटी है उसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि जो हमारी क्वालिटी है एजुकेशन की वो बढ़ सके और एक स्टैंडर्ड जो है वो भी ऊपर उठ सके एजुकेशन का।
डायनेमिक एंड इवॉल्विंग स्टैंडर्ड की बात कही कि एन इंटेंसिव एफर्ट शुड बी मेड टू रेज स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअली फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। हर एक स्टेज में एक जो स्टैंडर्ड है, एक जो स्तर है, उससे ऊपर उठने की बात कही गई कि एक अच्छा स्टैंडर्ड या क्वालिटी एजुकेशन हर स्टेज पर बच्चों को प्रोवाइड की जाए। First 10 year of school education should be qualitatively improved so that the wastage at this stage should be reduced to the minimum.